आज हम पढ़ेंगे ओपेरॉन के बारे में। तो हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास लिमिटेड एनर्जी और रिसोर्स होते हैं, तो एनर्जी और रिसोर्स को अनवांटेड चीज़ों में खर्चा नहीं करना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उस वो वाला प्रोटीन नहीं बनाना चाहेंगे जो कि सेल को ज़रूरत ही नहीं है या फिर ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल एस्टेरिया कोलाई। एस्टेरिया कोलाई ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है। तो एस्टेरिया कोलाई को आपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए ट्रिप्टोफैन की ज़रूरत है। तो अगर ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ, तब उसको ट्रिप्टोफैन अलग से सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है अपने जीन्स के थ्रू, वो तो उसको एनवायरनमेंट से मिल रहा है, तो वो अलग से अपने जीन्स के थ्रू उसको सिंथेसाइज करके एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। तो फिर तो इसलिए सेल्स ऑन ट्रांसफर ओनली दोज जीन्स हुज प्रोटीन प्रोपर्टीज नीडेड बाय द सेल। अगर उसके एनवायरनमेंट में अगर नहीं हुआ ट्रिप्टोफैन, जैसे अगर वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में अगर ट्रिप्टोफैन नहीं हुआ, तब उसको सिंथेसाइज करना पड़ेगा, लेकिन हुआ तो सिंथेसाइज नहीं करेगा। तो अब इस जीन को एक्सप्रेशन को रेगुलेट कैसे करेंगे? मतलब ये मतलब कुछ वो तो होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम लोग जब नॉर्मली ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, उसमें तो अगर हो रहा था तो हो रहा था, नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था। उसमें हम एनवायरमेंटल फैक्टर को बीच में कैसे लाएंगे कि अगर एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे अगर एनवायरमेंट में वो प्रोटीन ऑलरेडी अवेलेबल है तभी हमें नहीं बनाना है, और अगर अवेलेबल नहीं है तब हमें बनाना है। उसके लिए हम ओपेरॉन यूज़ करते हैं। तो ओपेरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे ये रेगुलेटरी जीन हुआ, ये रेगुलेटरी जीन है, फिर उसके बाद प्रोमोटर, ऑपरेटर, फिर उसके बाद जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स, मतलब जिसमें भी जीन्स हैं, जीन ए, जीन बी, जीन सी, जरूरी नहीं तीन ही हो, कितने भी हो सकते हैं, फिर है टर्मिनेटर। तो अब देखो, अब ये प्रोमोटर है, प्रोमोटर से हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है और ये टर्मिनेटर से ख़त्म होता है। मतलब प्रोमोटर के पहले स्टार्ट नहीं हो सकता और टर्मिनेटर के पहले ख़त्म नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ये प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जितने भी जीन्स हैं वो सब एक साथ ही एक्सप्रेस होंगे। मतलब या तो जीन ए, जीन बी, जीन सी तीनों एक साथ एक्सप्रेस होगा, या तो इन तीनों में से एक भी एक्सप्रेस नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जीन ए एक्सप्रेस हो गया, जीन सी एक्सप्रेस हो गया, जीन बी एक्सप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि बीच में टर्मिनेट नहीं कर सकता। एंड जहाँ पर टर्मिनेटर साइट है वहीं पर उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, और जहाँ प्रोमोटर है वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स है, मतलब जीन ए, जीन बी, जीन सी, उन सबका कॉमन प्रोमोटर है। इन सबका कॉमन प्रोमोटर क्यों है? क्योंकि जनरली जितने भी जीन्स होते हैं उन सबका वो सब एक ही मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज़ होते हैं। मतलब जो सिमिलर मेटाबॉलिक प्रोसेस में होते हैं वो एक ऑपरेंट के अंदर रहते हैं। तो अब जैसे मान लो अभी 2 मिनट के लिए रेगुलेटरी जीन और ऑपरेटर को भूल जाओ। मान लो रेगुलेटरी जीन ऑपरेटर मान लो नहीं है, तो नॉर्मल केस में कैसे हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जाता है, प्रोमोटर में बाइंड करता है, फिर प्रोमोटर में बाइंड करने के बाद ये जीन में जे में गया, जीन बी में गया, जीन सी में गया, उसका टर्मिनेटर सीक्वेंस में जाके एंड हो गया। तो ये तीनों जीन्स एक्सप्रेस हो गए। तो अब ये ऑपरेटर रेगुलेटरी जीन क्या करता है? अब नॉर्मली क्या हो रहा था कि ये जीन एक्सप्रेस हो जा रहा था। अब हमें एनवायरमेंटल फैक्टर को बीच में लग रहा है कि जैसे अगर एनवायरमेंट में ऑलरेडी अगर वो वाला प्रोटीन प्रेजेंट है तो हमें एक्सप्रेस नहीं करवाना है। तो वो काम ये रेगुलेटरी जीन और ऑपरेटर करते हैं। ये रेगुलेटरी जीन में एक रिप्रेसर होता है, एक रिप्रेसर प्रोटीन होता है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? मान लो कि रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऐसा समझ लो, रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर से जुड़ गया, अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ गया तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर से नहीं जुड़ पाएगा। आरएनए प्रोमोटर से नहीं जुड़ पाएगा तो एक भी जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर रिप्रेसर इस ऑपरेटर से जुड़ जाता है तो, अगर रिप्रेसर इस ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाता तो फिर ये सारे जीन्स एक्सप्रेस हो जाएंगे, तो बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रेगुलेटरी जीन क्या करता है कि जैसे ये रेगुलेटरी जीन के अंदर रिप्रेसर प्रोटीन है, तो मान लो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी जो प्रोटीन बनाना चाहते हैं एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फिर ये रिप्रेसर एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहने पर क्या हो रहा है, इसका शेप इस तरह है, ऑपरेटर का शेप इस तरह है, तो ये वाला शेप से यहाँ पर बाइंड कर जाएगा। तो अगर ये रिप्रेसर एक्टिव है तो यहाँ से बाइंड कर जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से बाइंड करने नहीं देगा। तो अब हम लोग इसको बोलेंगे स्विच ऑफ हो गया है, तो अब ये एक भी जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन मान लो कि एनवायरनमेंट में वो प्रोटीन अवेलेबल नहीं है जो हमें चाहिए, तो फिर ये रिप्रेसर का शेप थोड़ा ऑल्टर्ड रहेगा। मतलब इस तरह का शेप है कि ऑपरेटर से बाइंड करने के कंपेटेबल नहीं है। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, प्रोमोटर से बाइंड करेगा, बीच में जितने भी जीन्स हैं उन सबको प्रोटीन ने एक्सप्रेस कर देगा।
हम्म। तो ये रिप्रेसर एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव रहेगा, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स में डिपेंड करता है। ऑल द स्ट्रक्चरल जीन्स हैव अ कॉमन प्रोमोटर। हाँ, अभी तो जितने भी जीन्स हैं इन सबके कॉमन प्रोमोटर है, क्योंकि जनरली जितने भी जीन्स होते हैं वो सब सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होते हैं। तो इसलिए एक्सप्रेस होने पर ये तीनों होंगे, वरना कोई नहीं होगा, क्योंकि ये कॉमन, ये प्रोमोटर में, ये टर्मिनेटर में खत्म हो रहा है। तो जनरली जो सेम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के जीन्स होते हैं उसको एक साथ रखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे बाद में तो लैक ओपेरॉन डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। जैसे ये लैक ओपेरॉन है, ये लैक ओपेरॉन में लैक आई, प्रोमोटर, ऑपरेटर, लैक जेड, लैक वाई, लैक है, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, ये लैक आई जो है, ये लैक आई एक रिप्रेसर की तरह काम करता है। जैसे ये लैक जेड, लैक वाई, और ये लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, ये तीनों तुम्हारे स्ट्रक्चरल जीन्स है, और लैक आई तुम्हारे रिप्रेसर की तरह काम करता है। अब ये लैक जेड, लैक वाई और लैक आई एंजाइम्स को कोड करते हैं। ये जिस एंजाइम को कोड करते हैं वो क्या करता है कि लैक्टोज के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। मतलब लैक जेड, लैक वाई, लैक ए जो है, ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज परमिएस हो छोड़ो, तो ये उन एंजाइम्स को हेल्प कर, वो वाले एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं जो लैक्टोज के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। तो अब मान लो मेरे एनवायरनमेंट में लैक्टोज है ही नहीं, तो मैं ऐसा एंजाइम क्यों बनाऊं जो कि लैक्टोज के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। तो मान लो एनवायरनमेंट में लैक्टोज है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, ये लैक आई अपने रिप्रेसर को एक्टिव कर देगा। रिप्रेसर को एक्टिव करने पर क्या होगा कि रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करने पर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों में से एक भी जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। कौन से जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे, जो कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। अगर लैक्टोज है ही नहीं तो मैं लैक्टोज को ब्रेक डाउन क्यों करूँ। अब दूसरा कैसे, मान लो लैक्टोज है एनवायरमेंट में, तो अगर लैक्टोज है तो फिर मुझे लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है। तो ये जो रिप्रेसर रहेगा वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा इनएक्टिव फॉर्म में। तो अगर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर मेरा आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रोमोटर से बाइंड करेगा, और लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, इन तीनों जीन्स को एक्सप्रेस, ये तीनों जीन्स से एक्सप्रेस हो जाएगा, और ये वो वाले एंजाइम सेक्रेट करेंगे जो कि लैक्टोज के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ही मेंटेन हो जाएगा कि अगर मेरे पास ऑलरेडी, तो मेरे मतलब अगर वही वाले जीन्स एक्सप्रेस होंगे जिसकी मेरे को ज़रूरत है। एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो एक्सप्रेस नहीं होगा, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं है तो भी एक्सप्रेस होगा।